अच्छा, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड में हम सबसे पहले रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जब हमारे जो हमारे पास हार्ट का मसल सेल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक दफ़ा जब उससे कोई इम्पल्स गुजर जाए तो किसी ख़ास वक्त तक उससे नया इम्पल्स नहीं गुजर सकता। और ये जो दौरानिया होता है, जब एक सेल से इम्पल्स पास हो चुका होता है तो किसी वक्त तक वो दूसरा नया इम्पल्स नहीं गुजरवाने देता अपने आप से। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी। लेकिन जिस वक्त तक ये सेल रिफ्रैक्टरी होता है, इनकारी होता है नया इम्पल्स को पास ना करवाने के लिए, उस पीरियड को, उस टाइम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, तो अब चूँकि मैंने एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल सेल का पहले मैंने एक वीडियो उस पर अपलोड की है, लेकिन आपको छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास मायोकार्डियल सेल के अंदर पॉजिटिव करंट या सॉरी पॉजिटिव आयंस की लोडिंग होती है, जब भी हमारे पास सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस लोड होते हैं तो पॉजिटिव आयन के लोडिंग को सेल के अंदर हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ये मैं आपके लिए सिंपल करके बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास सेल के अंदर पॉजिटिव आयन जाएंगे तो सेल के अंदर इनवर्ड यानी पॉजिटिव आयन के इनसाइड ऑफ द सेल को जाने को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब भी हमारे पास सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे तो ये सेल डीपोलराइज हो जाएगा। और इस डिपोलराइजेशन को हम अगर ग्राफ पे जाहिर करते हैं तो अपवर्ड लाइन ड्रा कर लेंगे। ये जो अपवर्ड लाइन है हमारे पास, ये डीपोलराइजेशन को शो करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है सादा अल्फाजों में, कि सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस लोड हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे पास कार्डियक मसल सेल में कोई एक ऐसा फेज आता है जिसे हम कहते हैं प्लेटो फेज। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास प्लेटो फेज आता है तो इसमें कैल्शियम आयन की एंट्रेस होती है और पोटेशियम की थोड़ी सी लॉस होती है। तो जब हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है और पोटेशियम का लॉस होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस रहता है। उस बैलेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लाइन आती है ग्राफिकली, वो ज़रा सी स्ट्रेट या ऐसी प्लेन किस्म की लाइन हमारे पास आ जाती है। तो ये जो अपवर्ड लाइन मैंने ड्रा की है ये ग्राफ की, ये सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की लोडिंग को जाहिर करती है और इसको सादा अल्फाज में कहते हैं डीपोलराइजेशन। फिर इसके बाद प्लेटो फेज आता है। प्लेटो फेज में हमारे पास क्या होता है कि प्लेटो फेज में कैल्शियम आयन की एंट्रीज होती है सेल के अंदर और पोटेशियम की आउटवर्ड जो है ना आउटफ्लो होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो एक इस किस्म की लाइन बनती है और इस लाइन को हम कहते हैं प्लेटो फेज। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल सेल की प्रॉपर्टी होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये सेल से पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन की लॉस हो जाती है। चैनल्स खुलते हैं, पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं। जब पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं तो जब भी हमारे पास सेल से पॉजिटिव आयंस लॉस होते हैं इसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। जब हमारे पास सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की लोडिंग होती है तो इसको हम कहते हैं डिपोलराइजेशन और ग्राफिकली हम इसको अपवर्ड लाइन ड्रा करके जाहिर करते हैं। फिर प्लेटो फेज आ जाता है जिसमें कि बैलेंस की वजह से ये लाइन ज़रा स्ट्रेट आ जाती है। फिर इसके बाद जब भी हमारे पास सेल पॉजिटिव आयन को लॉस कर देता है, पोटेशियम आयन मिसाल के तौर पर हमारे साथ पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं। जब पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं तो सेल के अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और इस नेगेटिविटी को या पोटेशियम के लॉस को, पॉजिटिव आयन के लॉस को हम क्या कहते हैं, इसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। और ग्राफिकली हम लाइन को नीचे की ओर ड्रा करते हैं। ये जो लाइन को नीचे की ओर ड्रा करते हैं इसको हम ये हमारे पास क्या जाहिर करते हैं कि सेल से पॉजिटिव आयन लॉस हो चुके हैं। तो पॉजिटिव आयन के लॉस को रिपोलराइजेशन हम उसे कहते हैं और पॉजिटिव आयन की लॉस को रिपोलराइजेशन और पॉजिटिव आयन की गेन को डिपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये डिपोलराइजेशन, इसके बाद रिपोलराइजेशन, इन दोनों को इकट्ठा करके हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड पे ज़रा समझा देता हूँ। ये इतनी जो
इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल की करवाई है। इसकी मेन वजह ये है कि आगे हम जाएंगे तो हमारे पास कार्डिक एरिथमियाज आएंगे, यानी कि कार्डिक मसल सेल, जो कार्डिक मसल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है ECG, तो उसमें जो है टैकी एरिथमियाज एक वो टर्मिनोलॉजी आती है जिसमें कि हमारे पास हार्ट का रेट ज़्यादा हो जाता है या हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बेतरतीबी आ जाती है, तो वो हम यहीं से ही समझेंगे। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल इतनी वजाहत के साथ दोबारा समझाया। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जो कि चूँकि ये है क्या चीज़, रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने आपको बता दिया, जब भी एक दफ़ा कार्डिक मसल सेल किसी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से वो उनसे पॉजिटिव आयन उनके अंदर लोड हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये डिपोलराइज हो गया या इससे इम्पल्स गुजर गया। लेकिन ये कार्डिक मसल सेल जब एक दफ़ा इनसे ये इम्पल्स गुजर जाता है और किसी ख़ास मुद्दत, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ये दोबारा न्यू इम्पल्स अपने आप से नहीं पास करवाने देते किसी भी हालत में, तो ये हमारे पास इस वक्फे को, जिस वक्फे में एक दफ़ा स्टिमुलेटेड कार्डिक मसल सेल किसी ख़ास वक्त के लिए दोबारा किसी ख़ास वक्त के लिए अपने आप के अंदर कोई इम्पल्स गुजरवाने की इजाज़त नहीं देते, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, इसके दो अक़साम होते हैं, एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, इसकी मेन वजह क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड की मेन वजह यानी इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्डिक मसल सेल के मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जब खुलते हैं तो पॉजिटिव आयन की सेल के अंदर इनवर्ड फ्लो होती है और इसकी वजह से जब सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो डीपोलराइजेशन पैदा हो जाता है। अच्छा, आपके पास जो सोडियम चैनल्स है ये 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, क्लोज स्टेट में, ओपन स्टेट में और इनएक्टिवेटेड स्टेट में। नॉर्मल मैकेनिज्म ये है और तरीका ये है कि जब भी सोडियम आयन खुलेंगे तो ये क्लोज स्टेट से खुलेंगे, ना कि इनएक्टिवेटेड स्टेट से। पहले ये क्लोज होंगे फिर उसके बाद ये ओपन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इनएक्टिवेटेड होंगे फिर ओपन होंगे। इनएक्टिवेटेड स्टेट से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स डायरेक्ट ओपन नहीं होते, बल्कि इनको नॉर्मल एक तरीके से गुजरना पड़ता है, एक पाथवे से गुजरना पड़ता है, और वो ये है कि सबसे पहले ये क्लोज स्टेट में होते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर इनएक्टिवेटेड में, इनएक्टिवेटेड से फिर क्लोज स्टेट में और क्लोज स्टेट से फिर ओपन स्टेट में। अच्छा, लेकिन ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड स्टेट और क्लोज स्टेट एक ही, फंक्शनली ये दोनों एक ही एक्ट करते हैं। यानी अगर इनएक्टिवेटेड हुए सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स फिर भी हमारे पास सोडियम आयंस अंदर सेल के नहीं आएंगे, अगर ये क्लोज हुए फिर भी नहीं आएंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ खास किस्म की लॉजिक है, वो ये है कि जब हमारे पास सोडियम आयंस इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं तो मिसाल के तौर पर वो इस तरह से क्लोज होते हैं। मैं आपको वैसे समझाने के लिए ये एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। इनकी इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ क्लोजर यानी इनएक्टिवेटेड स्टेट में ये कैसे बंद होते हैं कि इनके ऊपर इस किस्म की क्लोजिंग होती है। इनकी क्लोजिंग का अंदाज बदलता है। जब हमारे पास ये क्लोज स्टेट में होते हैं तो क्लोज स्टेट में हमारे पास फर्ज करो इनका जो गेट है ये इस तरह से बंद होता है, तो इनकी वे ऑफ क्लोजर जो है ये डिफरेंट है। इसी वजह से इनएक्टिवेटेड स्टेट और क्लोज स्टेट में फर्क होता है। फंक्शनली एक ही तरह के काम करते हैं।
इनएक्टिवेटेड स्टेट में भी सोडियम अंदर नहीं आ सकते, क्लोज में भी नहीं आ सकते, लेकिन इनके दरवाजे जो खुलने के हैं और बंद होने के हैं, वो उनके खुलने के दरवाजे जो हैं ये अलग किस्म के, इनमें जो बंद होने की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। क्लोज स्टेट में ऐसे बंद होते हैं मिसाल के तौर पर, और इनएक्टिवेटेड स्टेट में ऐसे बंद होते हैं। इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ क्लोजिंग, यानी कि ये इनकी चेंजिंग की जो क्लोजिंग की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से चेंज है। अगर मिसाल के तौर पर लेट सपोज मेरे पास ये सोडियम चैनल है, इस सोडियम चैनल मेम्ब्रेन पे आगे मैं जरा से और ड्रा कर देता हूं। ये ओपन स्टेट सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ओपन से ये क्लोज में जाएंगे, सॉरी सबसे पहले ये हमारे पास क्लोज स्टेट में होते हैं, क्लोज स्टेट से फिर ओपन में जाएंगे, ओपन के बाद हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं, इनएक्टिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इनएक्टिवेटेड में ये ऐसे बंद होते हैं। इसके बाद फिर क्लोज स्टेट का नंबर आता है। तो सबसे पहले ये इस अंदाज से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद होते हैं कि क्लोज स्टेट, फिर ओपन स्टेट, फिर इनएक्टिवेटेड स्टेट। तो अब लॉजिक क्या है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का फेज है कार्डियक मसल सेल के अंदर, जीरो फेज इसका एक होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 3 होता है। जीरो फेज में जो कि डीपोलराइजेशन का फेज है, हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, इस स्टेट में होते हैं। जब ओपन स्टेट में होते हैं तो सोडियम आयन अंदर आती है, सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, और सोडियम आयन जब सेल के अंदर आ जाते हैं तो ग्राफ ऊपर चलता है और इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरा स्टेट आता है एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल सेल में, उसको हम कहते हैं प्लेटो फेज। जब भी हमारे पास ये ओपन स्टेट से सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन स्टेट से जब ये ओपन होते हैं तो वेरी फास्ट ये, इसके बाद जब ये ओपन हो गए, पॉजिटिव आयंस अंदर आए, सोडियम सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आए, अपवर्ड हमारे पास ग्राफ गया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा कि यहां पर ये सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ये हमारे पास क्लोज स्टेट में थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्लोज स्टेट में थे। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल ऊपर गया तो ये ओपन स्टेट में चले गए, सोडियम आयंस अंदर आए। फिर जब ओपन हो गए तो वेरी फास्ट इसके बाद ये इनका इनएक्टिवेटेड फेज आता है, ये फिर इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, और फिर यहां पर ये इस हालत में आ जाते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट में। ये इनएक्टिवेटेड स्टेट इनका होता है कब तक, ये थर्ड फेज जो एक्शन पोटेंशियल का है कार्डियक मसल सेल का, इसको हम रीपोलराइजेशन फेज कहते हैं। ये जीरो डीपोलराइजेशन फेज, ये थर्ड नंबर रीपोलराइजेशन फेज। अब इनएक्टिवेटेड स्टेट में ये कब तक रहेंगे, फेज 1 के टॉप से लेकर और फेज 3 के हाफ ऑफ फेज 3 तक। अच्छा, तो फेज 0 में सोडियम आयन चैनल्स ओपन स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्लोज स्टेट में होते हैं, क्लोज से ओपन स्टेट में चले जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इनएक्टिवेटेड स्टेट आता है। इनएक्टिवेटेड स्टेट हमारे पास ऐसा होता है कि उसमें हमारे पास सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इस अंदाज से बंद होते हैं कि कोई भी स्ट्रांग इम्पल्स, स्ट्रांग स्टिमुलेशन को नहीं खोल सकता। ये कितने टाइम तक इस क्लोज अंदाज में इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं, टॉप ऑफ इस एक्शन पोटेंशियल के जो अर्ली रिपोलराइजेशन का फेज होता है फेज 1, टॉप ऑफ फेज 1 से लेकर और हाफ ऑफ
रीपोलराइजेशन तक, टॉप ऑफ फेज 1 से लेकर हाफ ऑफ रीपोलराइजेशन फेज तक हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो मैंने आपको पहले बता दिया, 0 से लेकर हाफ ऑफ रीपोलराइजेशन तक, इस दौराने को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये एक एमसीक्यूज भी आप याद रख लें कि 0 से लेकर 0 प्लस हाफ ऑफ थर्ड फेज, 0 और हाफ ऑफ थर्ड फेज, ये हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बनाते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो रेस्ट हाफ ऑफ, यानी जो बकिया हाफ ऑफ रिपोलराइजेशन है, ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को बनाता है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि इस दौरानिया में सोडियम आयन चैनल्स खुले होते हैं पहले, फिर इस अंदाज से बंद होते हैं कि दोबारा खुल नहीं सकते, वो इनएक्टिवेटेड स्टेट होता है। तो ये दोनों बनाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक दफा जब सोडियम आयंस हमारे पास खुल गए तो उनको बकिया कोई भी स्ट्रांग इंपल्स आकर दोबारा उन खुले हुए चैनल से दोबारा उनको खोल तो नहीं सकता, और ना जो इस अंदाज से बंद होते हैं कि वो दोबारा कोई भी स्ट्रांग इंपल्स उनको नहीं खोल सकता, तो ना तो ये और ज्यादा खुलते हैं फेज 0 में, और ना इनएक्टिवेटेड स्टेट में ये खुल सकते हैं। तो ये दोनों क्या बनाते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इनका मैकेनिज्म ये है, यानी कि इस वजह से ये एब्सोल्यूट होते हैं। कोई भी स्ट्रांग इंपल्स इनको इनसे एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करवा सकता। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहां से लेकर इनएक्टिवेटेड, यहां टॉप 1 से लेकर हाफ ऑफ फेज 3 तक वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स इनएक्टिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर ये हाफ ऑफ फेज 3 से लेकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक इनएक्टिवेटेड स्टेट की तादाद कम होती है और क्लोज स्टेट वाले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की तादाद ज्यादा होती है। और हमें क्लोज स्टेट में चाहिए जब भी हमें एक्शन पोटेंशियल करवाना है, क्योंकि ओपन स्टेट में तब जाएंगे जब क्लोज स्टेट में आएंगे। तो हाफ ऑफ फेज 3 में हमारे पास ये क्लोज स्टेट सोडियम चैनल्स, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स शुरू होते हैं। तो यहां पर अगर कोई स्ट्रांग इंपल्स आएगा तो मैकेनिज्म तो ये है कि क्लोज स्टेट में पहले सोडियम आयन चैनल चलेंगे, फिर ओपन में चलेंगे, और हाफ ऑफ फेज 3 से ये क्लोज आयन वाले चैनल शुरू हो जाते हैं, स्टेट वाले क्लोज स्टेट वाले आयन चैनल शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रांग इंपल्स जब आएगा तो हमारे पास यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। लेट सपोज यहां से हुआ तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। ये हो गया हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहां पे क्लोज स्टेट वाले हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आते हैं, और कोई भी स्ट्रांग इंपल्स आकर नॉर्मल मैकेनिज्म वाले जो पाथवे है उसको हम वो फॉलो करवाते हैं। कैसे कि पहले क्लोज स्टेट में, क्लोज से फिर ओपन में। तो हाफ ऑफ फेज 3 में हमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज स्टेट में आएंगे, और क्लोज स्टेट के बाद फिर इनका ओपन स्टेट का नंबर आता है। तो स्ट्रांग इंपल्स आकर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल इनको खुलवा सकता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। तो मैं थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि जब कार्डियक मसल सेल से एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा लिया गया तो किसी खास टाइम तक दोबारा इनसे कार्डियक मसल सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करवाया जा सकता, नहीं पैदा करवाया जा सकता। इस टाइम ड्यूरेशन को, जिस टाइम ड्यूरेशन तक कोई नया एक्शन पोटेंशियल इस सेल के अंदर नहीं पैदा किया जा सकता, नया इंपल्स से नहीं पास किया जा सकता, इस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं